आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में यूज होने वाले इंजन नोजल्स के बारे में। जब भी बात आती है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तो जहन में नाम आता है F-22 रैप्टर का। F-22 रैप्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और यह वर्ल्ड का सबसे पहला और कॉस्टली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। F-22 रैप्टर में यूज किए जाने वाले इंजन नोजल्स यूनिक हैं और इस तरीके के इंजन नोजल्स और किसी भी एयरक्राफ्ट में नहीं हैं। आमतौर पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस तरीके के इंजन नोजल्स F-22 रैप्टर में हैं, उस तरीके के इंजन नोजल्स एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में क्यों नहीं हैं या क्यों नहीं होंगे। आइए करते हैं इसी पर बात इस वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है। आमतौर पर जब फाइटर जेट्स को डिटेक्ट किया जाता है और उनके ऊपर मिसाइल्स मारी जाती हैं, तो ये मिसाइल्स दो तरीके की होती हैं। पहली मिसाइल होती है रेडार गाइडेंस के साथ में और दूसरी होती है इंफ्रारेड गाइडेंस के साथ में। ये मिसाइल्स एक्टिव और पैसिव हो सकती हैं, लेकिन इनके सीकर्स आमतौर पर केवल दो ही प्रकार के होते हैं। आइए पहले बात करते हैं रेडार गाइडेंस के बारे में। इस तरीके की मिसाइल में सामने की ओर एक छोटा सा रेडार होता है और ये रेडार मिसाइल की साइज के कारण उतना छोटा होता है और इसको पावर किया जाता है बैटरी से। इन दोनों लिमिटेशन के कारण इस रेडार की रेंज काफी कम होती है। इसी वजह से इस मिसाइल को शुरुआती गाइडेंस एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की मदद से मिलती है और बाद में जब ये टारगेट के पास पहुंच जाती है तब इस मिसाइल का रेडार ऑन होता है और वो अपने टारगेट के ऊपर लॉक हो जाता है। स्टेल्थ फाइटर जेट्स का रेडार क्रॉस सेक्शन कम होता है, इस वजह से जब इनको डिटेक्ट किया जाता है उससे पहले ही ये दुश्मन एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर चुके होते हैं और उनके ऊपर अपनी मिसाइल लॉक कर चुके होते हैं। लेकिन ये एयरक्राफ्ट रेडार के ऊपर इनविजिबल नहीं होते हैं। इनका रेडार क्रॉस सेक्शन होता है लेकिन कम होता है। यहाँ पर एक बात और गौर करने की है, सभी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का रेडार क्रॉस सेक्शन सभी एंगल से स्टेल्दी नहीं होता है। आमतौर पर ये फ्रंटल सेक्शन स्टेल्दी होता है। इन एयरक्राफ्ट्स में कुछ हद तक साइड्स भी स्टेल्दी होती हैं, लेकिन इन एयरक्राफ्ट्स का टॉप व्यू, बॉटम व्यू और एयरक्राफ्ट के पीछे से व्यू कभी भी स्टेल्दी नहीं होता है। इन एंगल्स से इसका रेडार क्रॉस सेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है। हालांकि 4th जनरेशन फाइटर जेट्स की तुलना में ये रेडार क्रॉस सेक्शन काफी कम होता है, लेकिन इन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को पीछे की ओर से देखा जाए तो इनका रेडार क्रॉस सेक्शन आम 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर ही होता है। अभी जो आपको स्क्रीन पर फोटोग्राफ दिख रही है ये F-22 रैप्टर की पीछे से फोटोग्राफ है और जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के इंजन ब्लेड्स पीछे की ओर से दिखाई देते हैं और ये कॉमन नॉलेज है कि जेट इंजन्स के ब्लेड्स चाहे वो टरबाइन के हों या कंप्रेसर के, उनका रेडार क्रॉस सेक्शन के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। इस हिसाब से F-22 रैप्टर के जो नोजल्स हैं यानी कि स्क्वायर नोजल्स, इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस तरीके की गाइडेंस वाली मिसाइल्स के खिलाफ नहीं होता है। यानी कि रेडार गाइडेंस मिसाइल के खिलाफ इन स्क्वायर नोजल्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है और इनका होना ना होना रेडार गाइडेंस के खिलाफ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है। आइए अब बात करते हैं इंफ्रारेड गाइडेंस की। इंफ्रारेड गाइडेंस वाली मिसाइल सिस्टम्स में सामने की ओर इंफ्रारेड सीकर होता है और ये सीकर इंफ्रारेड एनर्जी को सेंस करके खुद को उसके ऊपर लॉक करता है। जब बात आती है इंफ्रारेड एनर्जी एमिशन की तो आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने की आवश्यकता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट एक फिजिकल बॉडी को डिफाइन करता है जो उसके ऊपर आ रही सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करता है, चाहे वो किसी भी एंगल से आ रही हो या किसी भी फ्रीक्वेंसी पर आ रही हो। ब्लैक बॉडी एक थर्मल इक्विलिब्रियम होता है और इसकी जो रेडिएशन एमिशन है उसको डिफाइन करता है प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ के तहत एक गिवन टेम्परेचर पर इस एमिटेड रेडिएशन की स्पेक्ट्रल डेंसिटी आप मेजर कर सकते हैं। अगर आप इसको एग्जाम्पल की मदद से समझना चाहें तो आप स्टव का एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्टव के कॉइल में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसका कॉइल नॉर्मल से रेड होने लगता है और इस समय ये विजिबल रेड स्पेक्ट्रम जनरेट कर रहा होता है। एब्सोल्यूट जीरो के हिसाब से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन से ज्यादा होता है तो ये रेडिएशन एमिट करती है। अगर आप 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं तो ये होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड और इतना कम टेम्परेचर एयरक्राफ्ट के किसी भी पार्ट पर नहीं हो सकता, क्योंकि एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एयर के मॉलिक्यूल के साथ में घर्षण करता है
यानी कि इनमें फ्रिक्शन होता है और इस फ्रिक्शन के कारण ये पार्ट्स गर्म हो जाते हैं और ब्लैक बॉडी रेडिएशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस जनरेट करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस आमतौर पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में होती हैं और इनको आसानी से आपकी इंफ्रारेड सीकर मिसाइल्स डिटेक्ट कर लेती हैं। आजकल के मिसाइल्स में जो इंफ्रारेड सीकर यूज किया जाता है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव और केपेबल होते हैं और इस वजह से F-22 रैप्टर जैसे स्क्वायर नोजल्स जो इंजन एग्जॉस्ट से आ रही हीट को मास्क करते थे उनका बहुत ज्यादा यूज नहीं रह गया है। अभी जो आप स्क्रीन पर इंजन देख रहे हैं ये F-22 रैप्टर का इंजन है। यह है प्रैट एंड विटनी F119। जैसा कि आप इस इंजन के साइड्स में देख सकते हैं इस इंजन के नोजल्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से बनाए गए हैं और इसके कारण इसका मेंटेनेंस भी काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। ये एक बहुत ही ज्यादा कॉस्टली इंजन है और अगर इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो नए प्रकार के सीकर आ जाने के कारण इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। और इन सभी चीजों को देखते हुए F-22 रैप्टर के बाद में जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं इन सभी फाइटर जेट्स में F-22 रैप्टर की तरह स्क्वायर नोजल की कोशिश नहीं की गई है, चाहे वो F-35 लाइटनिंग 2 हो, Su-57 हो या आने वाले समय में बनने वाले एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA या साउथ कोरियन KF-X हो। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।